अ वेरी गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड इवनिंग, जिस भी वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज़ एम्पैथी। एम्पैथी जो है ये आपकी एथिक्स एंड लिटरेचर नाम का आपका एक कोर्स है विच इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। और इसी का जो सबसे पहला चैप्टर है, जो सबसे पहला यूनिट है दैट इज़ एम्पैथी। ये जो सामने आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये मैंने एक बुक से पिक्चर्स ली हैं। और ये जो बुक है दैट इज़ बाय डॉक्टर चेतना महाजन। इनके पब्लिशर का नाम है प्रिंस। और इसी बुक से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले सिलेबस पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। बिल्कुल फर्स्ट यूनिट को देखेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे तो 4 यूनिट्स हैं सिलेबस में आपके, एम्पैथी, देन परसिवरेंस, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग और फिर फॉर्टिट्यूडल लीडरशिप। हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला यूनिट। अभी हम आज ये यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर आती है डेफिनेशन ऑफ एम्पैथी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पैथी। फिर आता है यहाँ पे 2 पोएम्स, ठीक है। पहली जो है वो पीटर क्रॉजर ने लिखी है, जिसका नाम, पोएम का नाम है एम्पैथी। और फिर माया एंग्लियो की एक पोएम है जिसका नाम है ह्यूमन फैमिली, ठीक है। हम इस वीडियो में अब क्या पढ़ेंगे, आपके जो ये फर्स्ट यूनिट के 3 पार्ट्स हैं, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक, फिर उसकी 2 पोएम्स, ठीक है। इसमें से जो सबसे पहला पार्ट है डेफिनेशन ऑफ एम्पैथी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पैथी, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। एम्पैथी, definition of empathy and characteristics of empathy. Empathy is the ability to understand and share the feelings of another. It is about putting yourself in someone else's shoes and seeing the world from their perspective. Empathy क्या होता है? Empathy ability है कि आप जान सको, अंडरस्टैंड कर सको सामने वाले की फीलिंग्स को, उसको शेयर कर सको, सामने वाली फीलिंग्स को आप शेयर कर सको। अब यहाँ पर आपकी बुक में एक चीज़ लिखी गई है कि एम्पैथी एक्चुअल में है क्या चीज़, ठीक है। एम्पैथी को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि कहीं हम इसे किसी और वर्ड के साथ कंफ्यूज तो नहीं कर रहे। तो एक वर्ड होता है सिंपैथी, एक वर्ड होता है एम्पैथी। वी टेंड टू कंफ्यूज बिटवीन दीज 2 वर्ड्स, ठीक है। अब एम्पैथी और सिंपैथी का फर्क क्या है? देयर इज अ की डिस्टिंक्शन बिटवीन द 2। सिंपैथी होती है किसी और इंसान को दुख में देखकर, किसी और इंसान को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसा हुआ देखकर उसके बारे में अपनी तरफ से बुरा फील करना कि ओह बेचारे के साथ कितना गलत हुआ। लेकिन एम्पैथी होती है इज द फीलिंग विद समवन एल्स। एम्पैथी क्या होती है? आप सामने वाले की फीलिंग्स के साथ खुद भी फील कर रहे हैं। इट इज एन इमोशनल कनेक्शन। इसके अंदर आप इमोशनली सामने वाले के साथ कनेक्ट होते हैं। इफ दैट पर्सन इज फीलिंग बैड अबाउट समथिंग, यू वुड नॉट बी फीलिंग बैड अबाउट हिम, बट यू वुड बी फीलिंग बैड ऑन बिहाफ ऑफ हिम ऑन द सिमिलर थिंग ही वुड बी फीलिंग बैड फॉर। ओके, इसमें क्या होगा, अगर सामने वाला इंसान किसी चीज के लिए बुरा फील कर रहा है तो तुम्हें भी बुरा फील होगा। लेकिन ये नहीं है कि तुम्हें होगा कि ओह बेचारे के साथ गलत हो, बट यू विल रादर फील कि ओह कितना गलत हुआ, कितना दुख हो रहा है। तुम्हें वो दुख महसूस होगा रादर देन सिंपैथी नहीं होगी उसके लिए कि इसके साथ गलत हुआ, बल्कि तुम्हें दुख महसूस होगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो इट इज अबाउट पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज एंड सीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। तुम उनके नजरिए से दुनिया को देखते हो, उनके नजरिए से उनके दुखों को देखते हो और उन चीजों को फील करते हो। अब एम्पैथी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पैथी, कोग्निटिव, इमोशनल और सोमैटिक। आपके पास 3 प्रकार की एम्पैथी है, कोग्निटिव, इमोशनल और सोमैटिक। कोग्निटिव एम्पैथी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। इट्स बीइंग एबल टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपका क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हो, तो दैट इज जस्ट अ कॉग्निटिव एम्पैथी कि भाई हाँ, वो जो चीज़ें सोच रहा है मैं भी वही सोच रहा हूँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। फिर आती है इमोशनल एम्पैथी। अब ये इमोशनल एम्पैथी क्या है? इमोशनल एम्पैथेटिक तुम तब होते हो जब तुम अदर पर्सन की फीलिंग को भी समझ सको। पहले वाले में तुमने क्या किया, बस ये देखा कि वो उसका नज़रिया क्या है किसी चीज़ को देखने का, लेकिन दूसरे में तुम उसका दुख, दर्द, पीड़ा, उसका डर, ये सब कुछ समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ इसको समझने के लिए। अभी रिसेंटली के कुछ आधे घंटे पहले मैंने ये वीडियो पहले भी रिकॉर्ड करी। तो आई रिकॉर्डेड द एंटायर वीडियो, और उसके बाद जब मैंने सोचा चलो अपलोड करी जाए, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, एक ही गो में वीडियोस बनाती हूँ, एडिट उडिट कुछ नहीं करती हूँ, बस स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया एंड आई जस्ट मेक द एंटायर वीडियो इन वन गो। तो मैंने जब वो वीडियो प्ले करी ना कि भाई क्या रिकॉर्ड हुआ है, ज़रा थोड़ा सा खुद भी सुन लिया जाए, इफ़ इट इज़ वर्थ अपलोडेबल और नॉट। तो जब मैंने प्ले करी तो इट वॉज साउंडलेस, म्यूट, देयर वॉज नो साउंड।
साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो अब तुम देखो, अब तुम इस चीज़ को अपने साथ रिलेट करके देखो कि सबसे पहले तो तुम्हें या तो मेरे लिए दुख होगा कि ओ इसने वीडियो रिकॉर्ड करी, इसकी तो हुई नहीं, और दूसरे में अगर इफ़ यू योरसेल्फ आर अ यूट्यूबर या तुम भी ऐसी वीडियोस बनाते हो और अगर तुम अपने आप को मेरी तरफ रख के देखो तो तुम्हें कितना गलत लगा कि भाई वो मतलब इतनी देर बोल बोल के पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी एंड इट इज़ नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। तो फिर तुम हो जाओगे मेरे लिए एम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक होंगे अगर तुम्हें लगेगा इसके साथ बुरा हुआ, एम्पैथेटिक हो जाओगे अगर तुम्हें लगेगा कि ये कितने दुख की बात है, अगर मेरे साथ होता तो क्या होता। तो यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन दोज शूज, तुम मेरे शूज में खुद को रखकर देख रहे हो। तो यहाँ पे इमोशनल एम्पैथी क्या होगी कि तुम्हें भी वो दुख होगा, और कोग्निटिव एम्पैथी क्या होगी कि तुम सिर्फ मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे कि इसको कितना बुरा लगा होगा। फिर सोमैटिक एम्पैथी क्या आती है, इसमें तुम क्या करते हो, दूसरे पर्सन के फिजिकल सेंसेशंस को भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें भी बताऊं कि मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई, तो अगर तुम उस दर्द को पहले सह चुके हो तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे किस प्रकार का दर्द हुआ होगा। अगर तुम कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर हो तो तुम्हें तब भी पता लग जाता है, जैसे सपोज तुम्हारे पास कोई ऐसा पर्सन आता है जिसको माइग्रेन है या किसी कोई और पेन है, जो वट एवर पेन इज गोइंग थ्रू, तुम्हें उसको देखकर ही पता लग जाएगा कि इसको किस प्रकार की दर्द हो रही होगी, और तुम उस दर्द को थोड़ा थोड़ा फील करना शुरू हो जाओगे, तुम उस दर्द को थोड़ा थोड़ा फील जरूर करोगे। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एम्पैथी, कोग्निटिव, इमोशनल और सोमैटिक। कोग्निटिव में तुम सामने वाले के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखोगे, इमोशनल में तुम उसकी पेन, दुख, दर्द, पीड़ा, ये सब कुछ अपने लिए भी फील करोगे। और सोमैटिक में क्या होगा, सोमैटिक में तुम उसकी जो जरा सी जो उसकी दर्द है ना, उसकी सेंसेशन तक को पकड़ लोगे, उसकी सेंसेशन भी तुम्हें फील होगी, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स। अब देखो, एम्पैथी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और कुछ इसमें बताए गए। सबसे पहला है कि एम्पैथी कनेक्ट्स अस टू अदर्स। एम्पैथी जो है हमें सामने वाले इंसान के साथ जोड़ती है। One of the most important benefits of empathy is that it helps us connect with others. सबसे important benefit क्या है empathy का, वो हमें सामने वाले इंसान के साथ connect करने में मदद करती है। When we feel empathy for someone, we feel a connection to them. जब हमें सामने वाले इंसान से कोई empathy होती है, हमें उसके साथ कोई connection सी feeling होती है, we see them as fellow human beings with hopes, dreams and fears just like us. हमें क्या लगता है कि यार ये भी तो एक इंसान है, इसके भी कुछ सपने हैं, इसके भी कुछ ड्रीम्स हैं, इसके भी कुछ उम्मीदें हैं, इसके भी कुछ डर है, बिल्कुल हमारी तरह। और फिर हम उस इंसान के साथ कनेक्ट होते हैं। इससे हमारी रिलेशनशिप की जो नींव है वो मजबूत होती है, ट्रस्ट बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि एम्पैथी जो है हमें दूसरों से जोड़ती है। दूसरा पॉइंट आता है कि एम्पैथी क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करती है। जब हम किसी व्यक्ति से एम्पैथाइज करते हैं तो हम उन चीज़ों को देख सकते हैं उसके नज़रिए से, और इससे क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो हमारे बीच के झगड़े होंगे, जो हमारे बीच की प्रॉब्लम्स होंगी, वो एक अच्छे ढंग से सुधर पाएंगे क्योंकि हमें उसका पर्सपेक्टिव भी पता होगा। इंस्टेड ऑफ सीइंग द अदर पर्सन एज एन एडवर्सरी, वी सी देम एज फेलो ह्यूमन बीइंग। उसको एक दुश्मन ना समझते हुए हम अपने जैसा एक इंसान समझते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट के काबिल है। एम्पैथी बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। एम्पैथी जो होती है वो फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का। वेदर दे आर रिलेशनशिप, चाहे वो दोस्तों के बीच का रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स के बीच का रिलेशनशिप हो, चाहे वो कलीग्स के बीच का रिलेशनशिप हो, जब हम किसी से एम्पैथाइज करते हैं हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उनके लिए, और इससे हमारे बीच में आता है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन। और ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, तो तुम लोग क्या बताओगे, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, ये 3 चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एम्पैथेटिक पीपल हैव एन इनक्रेडिबल एबिलिटी टू ड्रॉ अदर्स टुवर्ड्स देम। एम्पैथेटिक पीपल के अंदर एक एबिलिटी होती है कि दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। उनकी कैरिज्मेटिक यानी कि बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं। वो उस प्रकार के लोग होते हैं जो ये जांच लेते हैं कि किसी कमरे में जिस जगह पर जहाँ भी वो प्रस्तुत है, जहाँ पे वो उपस्थित है, उस जगह पर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लोगों की क्या फीलिंग्स है, कितने लोग दुख हैं, कितने लोग खुशी है, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग खुश हैं, वॉट एवर दे आर फीलिंग, एवरीथिंग दे विल बी एबल टू जज।
नॉट लिटरली, ऑफ कोर्स वो उस चीज़ को लिटरली नहीं जज करेंगे, ऑब्वियसली दे वुड नॉट बी एबल टू रीड योर माइंड कि एक्चुअल में तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बट वो तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारी फीलिंग्स को ज़रूर पिकअप कर सकते हैं, तुम्हारे बॉडी सिग्नल्स को ज़रूर पिकअप कर सकते हैं. वन मस्ट नॉट ट्राई टू हाइड हु वन इज़ फ्रॉम. अब एक एम्पैथेटिक पर्सन से तुम्हें खुद को कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनको पता है तुम क्या हो. एम्पैथ्स जो होते हैं वो बहुत यूनिक पर्सनैलिटी कैरेक्टर्स रखते हैं जो सब लोग नहीं रख पाते हैं. दिस कैन मेक इट हार्ड बीइंग एन एम्पैथ, बट ऑल्सो पोजेस सम कैरेक्टरिस्टिक दैट आर वेरी स्पेशल टू अदर्स. कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे भी होते हैं दूसरों के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन एक इंसान के लिए एम्पैथ होना थोड़ा डिफिकल्ट है. Sorry. Let's take a look so you know what you are dealing with the next time you encounter this kind of person. अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे 19 हमारे पॉइंट्स हैं. एक एक पॉइंट में बताती जाऊंगी. अब हम देखते हैं कि तुम लोगों में से कौन कौन इंसान जिसको ऐसा लगता है कि तुम एम्पैथ हो. इफ़ यू आर एन एम्पैथ यू विल कमेंट डाउन यस मैम आई एम एन एम्पैथ. इफ़ यू आर नॉट तो तुम कमेंट करोगे कि क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को इनकाउंटर किया है या नहीं किया है जो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक रखता है. हमारे सिलेबस में ये डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक बताने को कहे गए हैं. डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं. तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ध्यान से सुनेंगे. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर प्रिटी सेंसिटिव. जो एम्पैथ्स होते हैं वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं. गुड और बैड एम्पैथेटिक पीपल आर वेरी सेंसिटिव. चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, एम्पैथेटिक पीपल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. दे आर जस्ट सेंसिटिव रिगार्डिंग देयर फीलिंग्स, दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू सर्टन साउंड्स लाइक प्लेसेस एंड पीपल. ऐसा नहीं है कि वो कुछ फीलिंग्स ही तुम्हारी समझ पाएंगे, बट उनको कुछ साउंड्स से भी सेंसिटिविटी होती है. उनसे भी वो जांच लेते हैं कि ये पर्सन क्या फील कर रहा है, या लाइट्स को लेकर, प्लेसेस को लेकर, लोगों को लेकर. They're taking all of the energy around them, and this can be exhausting for them to be at certain places with certain people at certain time. They're like sponges soaking up everything around them. इन्होंने कहा है कि एम्पैथ्स होते हैं वो ना स्पॉन्जेस की तरह होते हैं. स्पंज होता है ना, तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे भी वो होते हैं ना, सारी एनर्जीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं. आसपास में जो भी चीज़ें चल रही हैं, तुमने वो सुना ना, वाइब नहीं आ रही, वाइब्रेशन. दिस वाइब्स आर द वाइब्रेशंस बेसिकली. तो ये वाइब्रेशंस हर एक इंसान जो है वो रिलीज करता है. हर एक इंसान से कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस आती है, हर एक इंसान से कुछ ना कुछ इमोशंस हमारे तक पहुंचते हैं. तो वो चीज़ें एम्पैथ्स जो है वो सबकी सोक इन करने की कोशिश करते हैं, और जब वो किसी भी जगह पे प्रस्तुत होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो वो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. और ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो सकती है, बहुत टायरिंग हो सकती है, और कई बार ऐसा हो सकता है. अब ये कहा गया है, एक साइकोथेरेपिस्ट है लीजा हचिनसन, और ये कहते हैं कि एम्पैथ्स आर लाइक स्पॉन्जेस हु एब्जॉर्ब द थॉट्स फीलिंग्स एंड सेंसेशंस अराउंड देम. ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि एम्पैथ्स जो होते हैं वो स्पंजेस की तरह वर्क करते हैं, जो थॉट्स फीलिंग्स और सेंसेशन उनके आसपास जो भी चल रही है उनको एब्जॉर्ब करते हैं. अगर तुम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो डिप्रेस्ड है, तो तुम्हें भी दुख होने लगेगा. एम्पैथ्स, अगर अब मैं तुम्हें बोला ना कि तुम अपने आप को जज करो, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा होता है कि तुम किसी इंसान से बात कर रहे हो और वो दुखी है, और तुम थोड़ी देर में तुम्हें ऐसा लगता है कि यार तुम भी दुखी हो गए हो? तो इफ यस, देन यू आर एम्पैथ. However, this also means that an empath has a great deal of empathy and can lend a helping hand to those around them because they can feel what they are going through. तो इससे ये भी पता चलता है कि जो एम्पैथ होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी होती है, और वो लोगों की मदद करते हैं. ठीक है, आसपास के लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो आसपास के लोग हैं वो क्या फील कर रहे हैं, उनके साथ क्या बीत रही है. The empath is often said to have such a great degree of empathy that they can literally feel what others feel, and thus intuitively know many of the yearnings, sensitivities, tastes and even thought patterns of the people they are around. तो empaths जो होते हैं वो इन सब चीज़ों से गुजरते रहते हैं. ठीक है ना, उनको पता होता है, एम्पैथी होती है सामने वाले इंसान की, और वो सामने वाला इंसान जिस भी चीज़ों से गुजर रहा होगा, दिस इंट्यूटिवली, तो उनको पता होता है कि वो सामने वाले इंसान की क्या सेंसिटिविटीज़ हैं, उसके क्या टेस्ट है, उसके थॉट पैटर्न क्या है, वो क्या सोचने वाला है, वो क्या करने वाला है, उसकी यर्निंग्स क्या है, वो जीवन में क्या चाहता है, और ये सब वो समझ पाते हैं. तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी होती है, और वो फील कर पाते हैं सामने वाले इंसान की फीलिंग्स को. सेकेंड पॉइंट इज, they wear their heart on their sleeve. Empaths are good at a lot of things, but keeping their feelings and emotions to themselves is not one of them. अब empaths जो हैं वो बड़े सारे चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, बट अगर आप बात करें अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को अपने तक रखने की, तो आई एम सॉरी, उनमें वो एम्पैथ्स अच्छे नहीं होते. अब तुम सोच लो तुम उनमें अच्छे हो या नहीं, क्या तुम अपनी फीलिंग्स को अपने तक रख पाते हो? और ये बुरी बात नहीं है. यू विल ऑलवेज नो व्हाट यू आर गेटिंग एंड वेयर यू स्टैंड विद एन एम्पैथ. तुम लोगों के साथ अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसे पता होगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है. ऐसा नहीं है कि तुम दिमाग में कुछ और सामने कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. यू विल बी कीपिंग योर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ हिम
वेरी रिस्पेक्टफुली, और तुम बिल्कुल सब कुछ सच सच सामने रखोगे अकॉर्डिंग टू जूडिथ ऑर्लॉफ इन साइकोलॉजी टुडे। एम्पैथ्स एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू देयर इंट्यूशन, वो पूरे वर्ल्ड को अपने इंट्यूशन से समझते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देम टू डेवलप देयर इंट्यूशन एंड लिसन टू देयर गट फीलिंग्स अबाउट पीपल। अब ये अपनी गट फीलिंग्स के थ्रू सामने वाले इंसान को समझते हैं। अब गट फीलिंग क्या होती है बेसिकली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं पे रीड करा था ये शायद, कि जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं ना, तो साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन दैट हमारे गट के पास भी थोड़े बहुत जो न्यूरॉन्स हैं उस टाइप की न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और उसमें भी कुछ सेंसेशंस होती हैं, वो भी कुछ चीज़ों को जांचने में हेल्प करते हैं, कुछ चीज़ों को जांचने की कोशिश करते हैं। आई नो न्यूरॉन्स ब्रेन में ही होते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने कहीं रीड किया था कि कुछ टाइम पहले ही ये डिस्कवर हुआ कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड गट फीलिंग। एक्चुअल में गट फीलिंग होती है, एक्चुअल में देयर आर न्यूरॉन्स नियर द गट। तो फील करते हैं वो लोग कि सामने वाला इंसान क्या फील कर रहा होगा, उनको गट फीलिंग आती है, कहते हैं ना तुम्हें गट से है, मेरी गट फीलिंग कह रही है कैसा होगा ये वो। तो यही सारी गट फीलिंग होती है, तो ये होती है गट फीलिंग, और उसी गट फीलिंग के थ्रू जो एम्पैथ्स होते हैं वो सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बारे में अपने दिमाग में जो भी कुछ है कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है, ये इंसान ये फील कर रहा है, ये इंसान ऐसा फील कर रहा है, ये इंसान मतलब उससे समझने की कोशिश करते हैं। दे फील इट लाइक इट इज़ एंड व्हाट दे फॉलो देयर इंट्यूशन, देयर express emotions openly and feel and don't worry about whether the things of the that display of emotion। तो ये फील करते हैं जैसी चीज़ें होती हैं, और जब ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से सामने वाले इंसान उसके बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता है। दे लव हार्ड, लिव हार्ड, प्ले हार्ड एंड देन ड्रॉप एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम द एग्जॉशन। सब कुछ वो अच्छे से करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं, बहुत खुले दिल से करते हैं, सब कुछ बिल्कुल ऐसे धूम धड़ाके से करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे जस्ट feel exhausted। They put it all out there, so there is no question about what they are feeling। सब कुछ सबके सामने रखते हैं ताकि किसी को ये पूछने की जरूरत ना पड़ जाए कि वो क्या फील कर रहा होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, सब कुछ सबके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। फिर आती है क्राउडेड रूम्स आर नॉट फॉर देम। जो क्राउडेड रूम्स होते हैं वो उनके लिए नहीं बने हैं। अब ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपली बताऊँ कि सपोज इमेजिन योरसेल्फ इन अ रूम, और वहाँ पे 20 डिफरेंट टाइप के लोग हैं, जितने बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं, और वो सब कुछ ना कुछ फील कर रहे हैं, और तुमने करनी है उनकी वाइब्रेशंस अब्जॉर्ब, राइट, क्योंकि तुम हो एम्पैथ। तो तुम एक स्पंज की तरह काम करोगे, वाइब्रेशंस अब्जॉर्ब करोगे। कोई दुखी है, कोई खुश है, कोई परेशान है, कोई बहुत ही ज़्यादा खुश है, कोई बहुत ही ज़्यादा दुखी है, कोई कहीं सोच में डूबा है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, एंड दीज ऑल इमोशंस यू ट्राई टू सोक इन, बिकॉज एम्पैथ्स का तो यही काम है भाई, वो सामने वाले को बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। इतने सारे लोगों को तुम एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ मिक्स एंड मैच ऑफ द वाइब्रेशंस हो सकता है, मिक्स एंड मैच ऑफ द थिंग्स हो सकता है, और तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है उस रूम में रहना। तो एम्पैथ्स जो वो पसंद नहीं करते ऐसे क्राउडेड प्लेसेस में रहने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ, बिकॉज एम्पैथ्स अब्सॉर्ब सो मच एनर्जी फ्रॉम पीपल, इट कैन बी हार्ड फॉर देम टू बी इन क्राउडेड रूम और एट अ पार्टी। इट माइट इवन बी डिफिकल्ट फॉर देम टू वर्क फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉय हंड्रेड्स ऑफ पीपल। तो कभी कभार ये भी होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पे भी उनके लिए एम्प्लॉय होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, लोग इतने सारे लोगों के साथ काम करना उनके लिए उनकी कप ऑफ टी नहीं है तुमको। तो एम्पैथेटिक पीपल फील अ ड्यूटी टू लिसन, उनको अब लगता है कि यार मुझे तो इसकी भी सुननी है, मुझे तो उसकी भी सुननी है, मुझे सबका सुनना है, मेरे को सबके बारे में फील होता है, बट दिस ट्रेन्स देम of their energy as well, अपनी एनर्जी खत्म करते हैं वो। It is very interesting to think of someone who cares so much for the people being drained by their acts of giving and listening। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बेसिकली कहते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसे इंसान के लिए सोचना जो दूसरों के लिए, उनकी फीलिंग्स के लिए इतना ज़्यादा सोचता है, और बट फॉर अदर्स पीपल बीइंग ड्रेन्ड बाय देयर एक्ट्स ऑफ गिविंग एंड लिसनिंग, ठीक है। तो बिल्कुल वो ड्रेन्ड हो जाता है ऑब्वियसली। फिर अगला पॉइंट आता है, दे फाइंड हैप्पीनेस विद इन। अगर आप एम्पैथ की बात करें तो एम्पैथ अगर कभी भी दुखी होगा, इफ़ यू आर एम्पैथ, अगर तुम एक एम्पैथ हो, इफ़ यू आर एन एम्पैथ, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि कभी भी तुम दुखी होते हो ना किसी भी चीज़ के लिए, अगर तुम सैड होते हो, यू आर फीलिंग डाउन, तो तुम क्या करोगे, अपना टाइम लगाओगे समझने के लिए, टाइम ऑन देयर ओन, ट्राइंग टू गेट टू द बॉटम ऑफ दोज फीलिंग्स, कि अपने आप को खुद से समझने की कोशिश करोगे, अपनी फीलिंग्स के बिल्कुल जड़ तक जाओगे, हर चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, और फिर खुद ही खुद को सही करने की कोशिश भी करोगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो एम्पैथ्स होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, और वो वन ऑन वन कंटैक्ट करना पसंद करते हैं, स्मॉल ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। लेकिन इवन इफ एन एम्पैथ इज एक्सट्रोवर्ट, अगर कोई एम्पैथ, सपोज अगर कोई एम्पैथ ऐसा भी निकल आता है कि कोई एक्सट्रोवर्टेड एम्पैथ है, तो क्या होगा, वो प्रेफर करेगा कि कितना ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करेगा क्राउड में, वो कम होगा, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम क्राउड में स्पेंड नहीं करेगा।
They never blame others for how they're feeling. They take their ownership of their wild emotions. They understand themselves enough to know that they just need some time to work on things, and they will be back in the saddle in no time. Spending time in their own heads and healing their hurts helps them be happier people. अब वो दूसरों को कभी ब्लेम नहीं करेंगे, अब तो नहीं भाई मैं तेरी वजह से मैं दुखी हूँ, तेरी वजह से ऐसा हो रहा, नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे। वो अपनी इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, खुद को समझते हैं एनफ टू नो दैट दे जस्ट नीड सम टाइम टू वर्क ऑन थिंग्स एंड दे विल बी बैक इन द सैडल इन नो टाइम। वो क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे टू नो दैट दे जस्ट नीड सम टाइम। उनको पता है कि भाई देख, अगर मैं दुखी हूँ ना, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने आप को सेटअप करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने काम में वापस आने के लिए। टू गेट बैक ऑन द ट्रैक आई नीड सम टाइम। उन्हें ये चीज़ पता होती है। स्पेंडिंग टाइम इन देयर ओन हेड्स, अब उनका ये है कि अपने दिमाग में भी कभी कभार टाइम स्पेंड करते हैं, एंड हीलिंग देयर हर्ट्स हेल्प देम टू बी हैप्पियर पीपल। और अपने आप को सही करने की कोशिश करते हैं, और इसी से वो क्या बन पाते हैं, अच्छे और खुश इंसान बन पाते हैं। अगला पॉइंट आता है, दोज फीलिंग्स आर नॉट गोइंग अवे। अगर तुम एक एम्पैथेटिक पर्सन को जानते हो, तुम्हें ये रियलाइज़ हुआ होगा कि दे आर नॉट गोइंग टू चेक दोज फीलिंग्स एनी टाइम सून। ठीक है, देयर थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स देम व्हाट दे हु दे आर एंड दे एम्ब्रेस दैट अबाउट देमसेल्व्स। उनके जो थॉट्स, इमोशन, फीलिंग, यही सब मिलाकर उस इंसान को बनाते हैं, और वो बहुत खुश है उन चीज़ों से। अगर वो दुखी भी है तो वो अपने आप को एम्ब्रेस करते हैं। अगर वो किसी चीज़ से परेशान होते हैं, वो उस चीज़ को एम्ब्रेस करते हैं। अपने आप को गलत ट्रीट नहीं करते, अपने आप को अच्छे से ट्रीट करते हैं, अपने आप को भी समझने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को आपके सामने बिल्कुल उसी प्रकार रखते हैं जो वो एक्चुअल में है। इफ़ यू आर अ हाईली सेंसिटिव एंड, अच्छा वो कहते हैं कि अगर तुम बहुत सेंसिटिव हो, अगर तुम ईजिली रो लेते हो, स्पेशली जब कोई तुम्हें दुख देता है, तो तुम एक इमोशनल पर्सन हो, तुम बहुत इमोशनल हो, लेकिन तुम एक एम्पैथ भी हो सकते हो, क्योंकि तुम समझ रहे हो उसके नज़रिए से चीज़ों को, कि उसको मैंने दुख दिया या उसने ऐसा किया तो ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। तुम एक एम्पैथ भी हो सकते हो। एम्पैथ्स नो दैट दे कैन बिकम exhausted from being around too many people or different types of people, but they also know that their characteristics can become exhausting to others as well. There are lot to handle. अब एम्पैथ्स को ये भी पता होता है कि भाई मेरे साथ अगर ज़्यादा लोग होंगे तो मैं थक जाऊंगा, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि अगर मैं ज़्यादा लोगों के साथ होगा तो वो भी थक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तुम भी एग्जॉस्टिंग हो सकते हो दूसरे लोगों के लिए। बहुत कुछ है उनके लिए हैंडल करने को। जस्ट नो दैट दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। वो बदलने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। दे हैपन टू लाइक द वे दे आर। थैंक यू वेरी मच। जैसे वो हैं वो वैसे रहना पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब आता है दे गिव ग्रेट एडवाइस। अगर तुम किसी एम्पैथ से एडवाइस लोगे ना, बहुत अच्छी एडवाइस देंगे। ठीक है, इफ़ यू एवर हैव द चांस टू आस्क एन एम्पैथेटिक पर्सन फॉर सम एडवाइस, डू इट। अगर किसी एम्पैथेटिक पर्सन से एडवाइस लेने का तुम्हें कभी मौका मिले तो ले लो, एंड टेक द एडवाइस, because they are such great listeners and because they internalize conversations, they can easily put themselves in your shoes and offer you advice about what they would do. एम्पैथ्स इतने अच्छे लोग होते हैं, इतने अच्छे लिसनर होते हैं, तुम्हारी बातों को इतना समझेंगे, अपने आप को तुम्हारी जगह रखकर चीज़ों को इतने अच्छे से देखेंगे कि तुम्हें बेस्ट एडवाइस देंगे कि अगर वो तुम्हारी जगह होते तो वो क्या करते। ठीक है, यू मे फाइंड दैट यू आर इन अ सिंक विद सम पीपल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगेगा कभी कभी कि तुम उनके साथ सिंक पे चल रहे हो। ठीक है, बिल्कुल उनके जैसी सिचुएशंस में हो। इफ बोथ ऑफ यू कीप सेइंग थिंग्स लाइक वी आर ऑन द सेम पेज, आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग्स, और यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माय माउथ। मतलब वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं यार हम दोनों सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, यार मैं भी तो यही बोलने वाला था, यार मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर ऐसे लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आते तो इसका मतलब तुम उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। दिस कैन फिजिकली इमेजिन दे कैन फिजिकली इमेजिन देमसेल्व्स डूइंग दोज थिंग्स एंड कैन इवोक इमोशंस टू गो अलॉन्ग विद। वो अपने आप को तुम्हारी जगह रखकर वही चीज़ें करने की सोचते हैं कि जो तुम कर रहे होंगे उस वक्त, और फिर इमोशंस तुम्हारे मैच करने लगते हैं। नॉट ओनली विल यू गेट सम गुड ईयर टाइम विद एन एम्पैथ, बट यू माइट ऑल्सो वॉक अवे विद सम रियली ग्रेट सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। अब तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास एक अच्छा सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम उसके साथ बैठोगे, उस इंसान के साथ बैठोगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बातें करके बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें अपने आप को इनफैक्ट सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, बट अगर तुम उसे अपनी कोई प्रॉब्लम सुनाओगे तो तुम्हें उनके सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अब ये कहते हैं कि ये जो एम्पैथ्स होते हैं ना, ये डिस्ट्रैक्ट भी बहुत इजीली हो जाते हैं। वन ऑफ द क्वर्किएस्ट थिंग्स अबाउट एम्पैथ्स इज दैट फॉर हाउ फोकस दे आर इन लाइफ। एम्पैथ्स जो होते हैं वो बहुत फोकस होते हैं लाइफ में, देर एक्चुअली इजीली डिस्ट्रैक्टेड एज वेल। वो जितने फोकस होते हैं उतने डिस्ट्रैक्टेड भी होते हैं। वो सारी ब्राइट और शाइनी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो डार्क कॉर्नर्स को भी देखते हैं। You may discover that you are unable to think clearly if you have a lot of thoughts and feelings swirling around you. तुम ये देखोगे कि तुम क्लियरली चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हो अगर तुम्हारे दिमाग में बड़े ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, बड़ी सारी फीलिंग्स चल रही हैं। ठीक है, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू थिंक क्लियरली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इफ दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट
that is that is important to them, they can find room in their life for another project of equal importance. अगर वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो उनके लिए ज़रूरी है, तो वो क्या करेंगे, अपने जीवन में उस चीज़ के लिए टाइम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसी के साथ साथ उसी तरीके से, ठीक है, उसी के बराबर का अगर कोई और प्रोजेक्ट होगा तो वो उसके लिए भी टाइम निकालने की कोशिश करेंगे. इफ़ दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू देम, दे कैन फाइंड रूम इन देयर लाइफ फॉर अनदर प्रोजेक्ट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. दो चीज़ों को एक साथ संभालने की कोशिश करेंगे. वेल मैनी पीपल वुड क्रम्बल अंडर सच अ स्क्वेरली पर्सनैलिटी ट्रेट. ऐसे इस पर्सनैलिटी ट्रेट स्क्वेरली, आई थिंक दिस मीन्स दैट स्क्विरल वाली है ना, जैसे स्क्विरल की हरकतें होती हैं वैसी पर्सनैलिटी ट्रेट. एम्पैथ्स नो दैट दोज थिंग्स कॉट देयर अटेंशन फॉर अ रीजन एंड मस्ट बी अटेंडेड टू. एम्पैथ्स को पता है कि अगर उसके जीवन में ये चीज़ आई है, अगर उसको ये दो सिचुएशन एक साथ मिली है, अगर उसको ये दो अपॉर्चुनिटीज एक साथ मिली है, अगर उसको ये दो प्रोजेक्ट्स एक साथ मिले हैं, इसका मतलब इफ़ वो उस इंसान ने वो एनकाउंटर की हैं दो चीज़ें एक साथ, तो उसको दोनों को संभालना ही होगा. इट्स पार्ट ऑफ द यूनिक कैरेक्टर ट्रेट्स दैट मेक देम हु दे आर एंड दे लव दैट अबाउट देमसेल्व्स. नथिंग गेट्स मिस्ड एंड नथिंग गेट्स लेफ्ट बिहाइंड. और ये उनकी बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है और वो जो हैं वो इसी की वजह से हैं. एंड दे लव दैट अबाउट देमसेल्व्स. और इस चीज़ को वो अपने लिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. कुछ मिस नहीं करते, कुछ पीछे नहीं छूटता. दे नीड अलोन टाइम. अब कहते हैं एम्पैथ्स को चाहिए अलोन टाइम. देयर इज नो गेटिंग अराउंड इट. Empaths absolutely need their alone time to recharge their senses and replenish their energy. In fact, even brief alone time can prevent emotional overload. तो उनको टाइम चाहिए होता है, थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं वो बीच बीच में, कि अपना इमोशनली वो ओवरलोड ना हो जाए, अपनी एनर्जीज को दोबारा से रिचार्ज कर सके वो, ठीक है. विदाउट अलोन टाइम एन एम्पैथ कैन बिकम इजली ड्रेन्ड एंड एग्जॉस्टेड. दिस इज बिकॉज एम्पैथ्स अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम अदर्स. दे फील व्हाट अदर्स पीपल आर फील. तो यार उनको अलोन टाइम चाहिए होता है, नहीं तो वो थोड़ा थक हार जाते हैं. एंड एनर्जी भी तो एब्जॉर्ब करते हैं, बताया ही था आपको मैंने. तो एम्पैथ्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी दूसरे लोगों से, और इससे वो क्या हो जाता है, दे फील व्हाट अदर पीपल आर फीलिंग. तो उनको फील भी करना होता है. अब उनको चाहिए यार थोड़ा अलोन टाइम, थोड़ा रिचार्ज होने के लिए. इंटीमेट रिलेशनशिप में भी एम्पैथ जो होते हैं उनको अपना अलोन टाइम चाहिए ही चाहिए होता है. एन एक्सपर्ट ऑन एम्पैथ्स एंड इमोशनल फ्रीडम जूडिथ ऑर्लॉफ ये कहते हैं कि एम्पैथ्स जो है उनको दे टेंड टू अब्जॉर्ब देयर पार्टनर्स एनर्जी एंड बिकम ओवरलोडेड, anxious or exhausted when they don't have time to decompress in their own space. तो अपने पार्टनर की एनर्जीज को भी अब्जॉर्ब करते हैं वो जो फील कर रहे हैं वो फील करेंगे. और फिर जो दो एनर्जीज उनके साथ ओवरलोड हो जाएंगी, जब वो सामने वाले के दुख को भी इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं ऑब्वियसली. तो दे नीड सम अलोन टाइम टू रिप्लेनिश themselves. This is a common reason why empaths avoid relationship, as deep down they are afraid of getting engulfed. इफ़ यू आर एन एम्पैथ, मतलब पहले तो उन्होंने ये बोला कि एम्पैथ्स जो हैं वो क्यों रिलेशनशिप्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि फिर उनको लगता है कि सब कुछ वो सामने वाले इंसान का ही फील करना शुरू कर देते हैं. बिकॉज अब वो रोक भी नहीं सकते इस चीज़ को. उनको फील होता है कि सामने वाला इंसान जो भी फील कर रहा है उन चीज़ों को वो समझने की कोशिश कर सकते हैं. सामने वाले इंसान की फीलिंग्स को, इमोशंस को, उसकी प्रॉब्लम्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं. और तभी वो अवॉइड करते हैं कि वो रिलेशनशिप्स में ना आए. If you are an empath embarking on a new romantic relationship, it says that it's imperative that you assert your personal space needs. वो कहते हैं कि यार अपनी स्पेस भी मेंटेन करके रखो. विदाउट शेड्यूल्ड अलोन टाइम इट विल बी टफ फॉर एन एम्पैथ. तो अपने लिए थोड़ा अलोन टाइम भी निकालो और तभी तुम अपने इमोशनल फ्रीडम को एंजॉय कर पाओगे. 9th पॉइंट है कि एम्पैथ्स मे बी टारगेट्स फॉर एनर्जी वैम्पायर्स. क्योंकि एक एम्पैथ जो होता है वो सेंसिटिव होता है, एम्पैथेटिक होता है, केयरिंग होता है. तो इनका इतना अच्छा, इतना प्यारा नेचर जो होता है वो ईजी टारगेट बन जाता है नार्सिसिस्ट के लिए. ठीक है, कुछ लोग उनको टारगेट करते हैं. Empaths are often drawn to each other. Opposite attracts, right? But this isn't good match because empaths tend to forgive everything a narcissist does. ये लोग जो गलत उनके साथ होता है उसको भूल जाते हैं बहुत इजीली. और एक नार्सिसिस्ट जो है craves recognition for their inherent superiority and they exploit empath's sensitive nature to fulfill their constant need for admiration and attention. तो ये क्या करते हैं, जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना वो रिकॉग्निशन क्रेव करते हैं. ठीक है, कि भाई मैं ही बहुत ऊपर हूँ, मेरे को पहचानो, मैं बहुत सही हूँ. एंड दे एक्सप्लॉइट. और जो एम्पैथ का एक सेंसिटिव नेचर होता है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं अपनी नीड को, अपनी एडमिनेशन, अपनी अटेंशन को एक्सप्लॉइट फुलफिल करने के लिए. एक जो नार्सिसिस्ट होता है उसके अंदर दूसरे के लिए एम्पैथी कम्प्लीटली होती नहीं है. और दिस कैन नॉट ओनली लीव एम्पैथ इमोशनली ड्रेन्ड. अब देखो तुम किसी के लिए इतना कुछ फील कर रहे हो, बेचारे के साथ गलत हो और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कोई नहीं सोच रहा, तो ऑब्वियसली तुम्हें बुरा लगेगा, तुम इमोशनली ड्रेन हो जाओगे. बट इट कैन डिस्ट्रॉय दिस सेल्फ इस्टीम एज वेल. तो तुम्हारी सेल्फ इस्टीम जो भी है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है.
This is why empath expert suggest that empaths spend time with emotionally intelligent people rather than energy vampires. इसलिए कहते हैं कि इमोशनली जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो rather than energy vampire. One of the easiest ways to discover if someone is compatible with you is to gauge their emotional intelligence. Or they're kind and a sensitive person. क्या वो कोई काइंड या सेंसिटिव पर्सन है या नहीं, ये जानने की कोशिश करो. विल दे बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर सेंसिटिविटीज़, क्या वो तुम्हारे लिए रिस्पेक्टफुल होंगे या नहीं होंगे. और आर दे इमोशनली स्टंटेड, या क्या वो इमोशनली स्टंटेड तो नहीं है. स्टंटेड मीन्स उनकी इमोशंस कम तो नहीं है. रिमेंबर वी टेंड अट्रैक्ट नार्सिसिस्ट टाइप. और ये याद रखना कि जो एम्पैथ्स होते हैं ना, उसको नार्सिसिस्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज बहुत अट्रैक्ट करती है, बिकॉज अपोजिट्स अट्रैक्ट, मैंने पहले कह दिया. अब अगली बात आती है बाउंड्रीज कैन बी स्ट्रगल फॉर एन एम्पैथ. ये जो बाउंड्रीज होती हैं ये एम्पैथ के लिए एक स्ट्रगल का काम कर सकती हैं. जो एम्पैथ्स होते हैं उनका नेचर जो है बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होता है, और इससे ये पता चलता है दैट दे ऑलवेज वांट टू प्लीज अदर्स. सामने वाले को प्लीज़ करने की कोशिश करते रहेंगे, डिसअपॉइंट करना नहीं चाहते लोगों को, क्योंकि उनको लगता है कि यार वो सामने वाले इंसान को कितना बुरा लगेगा अगर मैंने ऐसा किया वैसा किया. अगर कोई को-वर्कर कोई हेल्प मांगेगा तो वो ना नहीं कह पाते हैं, बहुत एग्रीएबल होते हैं नेचर में. अब दिस इज व्हाई अ मैनिपुलेटिव पर्सन और नार्सिसिस्ट कैन टेक एडवांटेज. और तभी ऐसे गुड हार्टेड लोगों का जो है नार्सिसिस्ट जो है वो एडवांटेज ले पाते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एन एम्पैथ कि अपना नो कहना सीखो. आफ्टर ऑल इट्स नॉट रूड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इन योर ओन नीड फॉर अ पर्सनल स्पेस. तुम्हें पर्सनल स्पेस चाहिए यार, तुम नो कहना सीखो. As Business Insider suggested, empaths can solve a lot of heartaches if they learn that no is a complete. अब देखो, एम्पैथ्स को ये जो दिल के जो दर्द है ना जो उनको सहने पड़ते हैं वो इनको कम कर सकते हैं. ठीक है, दर्द दिलों के कम हो जाते हैं अगर ये जो एम्पैथ्स है ना, इफ दे लर्न दैट नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, कि नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस. इसके आगे तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. नो बोल दिया तो बोल दिया, एंड यू डो नॉट नीड टू गेट इनटू अ बिग डिस्कशंस अबाउट द फैक्ट दैट यू आर सेइंग नो. और इसके ऊपर तुम्हें बड़ी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं कि तुमने ना क्यों बोला, भाई मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऐसा था वैसा था. इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. सीधे बोलो नो, आई एम नॉट गोना डू दैट, नो. ओके, इसके आगे तुम्हें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अपने रीजंस देने की जरूरत नहीं है. यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट एनीवन, अबाउट एनीथिंग, व्हाटएवर. तो अब आता है पॉइंट नंबर 11. एम्पैथ्स आर हाईली अट्यून्ड टू देयर इंट्यूशंस. आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि द वन वेरिएबल थिंग इज इंट्यूशन. इंट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. वाइल ब्लेज पास्कल ने एक बार कहा था कि डल माइंड्स आर नेवर ईदर इंट्यूटिव और मैथमेटिकल. पास्कल कहते थे कि जब डल माइंड होते हैं ना कभी इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन सुने आती नहीं है, और ना ही वो कभी भी मैथमेटिकल होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? It means that intuition is a highly valuable trait. बहुत important trait है, बहुत important characteristic है. If you are an empath, then you have likely got intuition in spades. So what exactly is intuition and why are empaths so attuned to it? है क्या ये चीज़, और इतने क्यों एम्पैथ्स में ये चीज़ होती है? इफ इंट्यूशन स्टार्ट्स समवेयर इन द गट. इंट्यूशन जो है वो गट में आती है. इट यूजुअली ब्लॉसम्स फ्रॉम देयर वेयर देयर इज अ डिसीजन टू मेक. ये कब आती है? जब कोई डिसीजन लेने की टाइम आता है. एज एन एम्पैथ, अगर तुम एम्पैथ हो, तुम बहुत इंट्यून्ड हो तुम्हारे फीलिंग्स के लिए एंड अदर्स, एंड दिस हेल्प्स यू इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज दैट गट फीलिंग. और तुम क्या कर पाओगे? गट फीलिंग को समझ पाओगे बहुत ईजिली. तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा मुझे अब ये करना है, अच्छा तुम्हें अब ये करना है, व्हाटएवर. एंड बिकॉज यू अंडरस्टैंड योर इमोशंस सो वेल, यू इमीडिएटली ट्रस्ट दैट फीलिंग. और तुम्हें जब अपने इमोशंस को समझने में आसानी होती है, जब तुम खुद को समझ पाते हो, तुम्हें जब चीज़ों को पता लग जाता है कि अगर तुम्हारे अंदर ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये मतलब है इस चीज़ का. जब तुम ये समझने चले जाते हो, जब तुम अपनी फीलिंग्स को समझने शुरू हो जाते हो, तो तुम उस फीलिंग्स को बहुत इमीडिएटली ट्रस्ट कर देते हो. और इसलिए तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है अपने इंट्यूशन के थ्रू अपने डिसीजंस को बनाना. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है कि किसी का जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर तुम्हें उसको देख के पता चल जाता है कि ये पर्सन को ट्रस्ट तो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कुछ ऑफ है इसके बारे में. ठीक है ना? तो ये भी तुम अपने इंट्यूशन से जानते हो. इंट्यूशन इज अ मेंटल मैचिंग गेम. द ब्रेन टेक्स इन अ सिचुएशन, डज अ वेरी क्विक सर्च ऑफ इट्स files and then finds its best analog among the stored sprawl of memories and knowledge. तो साइकोलॉजी टुडे कहती है कि इंट्यूशन जो है एक मेंटल मैचिंग गेम है. तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, जैसे ही सामने वाले की कोई सिचुएशन तुम्हारे सामने आई, तुम्हारे दिमाग में जितनी भी फाइलें स्टोर है वो सबसे जल्दी सर्च होगा. सबसे ज़्यादा मैचिंग जो उसकी जैसा एनालॉग होगा, ठीक है, उसको तुम समझोगे. उनकी मेमोरीज, नॉलेज कि मेरे साथ ऐसा पहले हुआ था तब क्या हुआ था, ऐसा पहले हुआ था तब क्या हुआ था, इसके साथ मैच करो, ऐसा करो वैसा करो, सब तुम्हारा दिमाग जल्दी से करता है. फ्रॉम देयर यू आर एबल टू लिसन टू योर इंट्यूशन एंड एक्ट फ्रॉम देयर. फिर तुम्हें अपने इंट्यूशन का पता लगता है. अच्छा, दिमाग कहता है ब्रो डोंट ट्रस्ट हिम, डोंट ट्रस्ट हर, इससे पहले भी ऐसा हुआ था, पहले भी अपना काम करवाया था, पहले भी ऐसा हुआ था, ये वो दिमाग कहता है. और तुम्हें लगता है अच्छा ठीक है ओके ओके ओके, नो 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 नो, तुम नो कह देते हो. मोस्ट पीपल आर एंड सो लकी. बड़े सारे लोग इतने लकी नहीं होते. दे इधर कांट अंडरस्टैंड व्हाट देयर इंट्यूशन इज टेलिंग देम, और दे सिंपली डोंट ट्रस्ट देमसेल्व्स टू बिलीव इट. अब कुछ लोगों को इंट्यूशन से नहीं आती और कुछ को आती है और उनको ट्रस्ट नहीं होता.
ठीक है. However, it is important to realize that while empaths have a strong intuition, it doesn't necessarily mean that they always listen to it or even understand it. अब ज़रूरी नहीं है कि empaths को intuition आए और वो उसको सुन भी ले. empath को टाइम लगता है उन स्किल्स को बनाने के लिए, एंड व्हेन दे डू साइकोलॉजी थ्योरी टेंड्स टू कॉल देम हाईली इंट्यूटिव एम्पैथ. और जब एम्पैथ्स इस चीज़ को करना शुरू कर देते हैं, इन स्किल को बनाकर अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके अंदर की स्किल आ जाती है, तो उनको हाईली इंट्यूटिव एम्पैथ कहा जाता है. यू कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन योर फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स. अब ये जो एम्पैथ्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स और सामने वाले की फीलिंग्स के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं. एम्पैथ्स आर सो इन ट्यून विद द इनर सेल्फ दैट दे आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देयर ओन इमोशंस एंड इमोशंस दैट दे हैव पिक्ड अप फ्रॉम अराउंड देम. फॉर वेल कंट्रोल्ड एम्पैथ्स, द इमोशंस दैट कम फ्रॉम दोज अराउंड इज लेस इम्पैक्टफुल देन देयर ओन. ठीक है, तो वही बात हो गई कि सामने वाले इमोशंस से अपने आप को कंपेयर कर पाते हैं, सब चीज़ों को समझ पाते हैं. और अगर तुम एक वेल कंट्रोल एम्पैथ हो, तुम अपनी चीज़ों को अच्छे से समझने वाले एम्पैथ हो, तुम सब चीज़ों को अपने दिमाग में पूरा कंट्रोल बिठाने वाले एम्पैथ हो, तो दूसरे वालों के इमोशंस, द इमोशन दैट कम फ्रॉम दोज अराउंड इज लेस इम्पैक्टफुल. तो अपने इमोशन का तुम्हारा ज़्यादा इम्पैक्ट होगा तुम्हारे ऊपर. यू कैन सी बियॉन्ड फीलिंग्स टू द रीजन्स फॉर देम. तो वेल एम्पैथ्स कैन डिटेक्ट फीलिंग्स. एम्पैथ्स जो है ना, वो फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं, बट इट इज़ंट ऑलवेज ईजी फॉर एन एम्पैथ टू अंडरस्टैंड वाई दे आर फीलिंग दैट वे. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम ये समझ पाओ कि तुम वैसा फील क्यों कर रहे हो. ठीक है ना. एज एन एम्पैथ डेवलप्स, ग्रोज एंड अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बेटर, दे टेंड टू fully get better recognizes by they feel a particular way. फिर जैसे जैसे वो डेवलप होते हैं, कुछ चीज़ें उनके अंदर बेटर होती हैं, तो ग्रो करते हैं, तो अपने आप को बेटर तरीके से वो समझने की कोशिश करते हैं, और फाइनली उनको समझ आता है कि ये चीज़ मैं क्यों फील कर रहा था, वो चीज़ मैं क्यों फील कर रही